Good afternoon, BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। आपके कोर्स एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में लेक्चर टॉपिक क्लाइमेट चेंज के बारे में आज उस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और अदर भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमेट चेंज इस समय प्रेजेंट टाइम में ये एक सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, जो आज उसके लिए वर्ल्ड में जितनी कंट्री है सब उससे अफेक्टेड है, बट उसमें सबसे ज्यादा इंडिया में आप उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मेट्रोलॉजी में जो क्लाइमेट की अकॉर्डिंग चेंजिंग होती है तो डिफरेंट, जैसे आप तो देखते हैं कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर का इतना ज्यादा अधिक हो जाना जिससे डिफरेंट उससे इंपैक्ट दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में। जो ग्लेशियर जो आपके एक बर्फ के रूप में वहां पे चट्टानों के रूप में वहां पे अगर है तो टेम्परेचर इतना ज्यादा अधिक हो जाने से अगर वो पिघल करके आप जो देखते हैं कुछ फ्लड की कंडीशन, यानी वाटर इतना ज्यादा, और ओशियन की जो कंडीशन है, जो समुद्र में जो तूफान, जो साइक्लोन, ये जो देख रहे हैं आप नियर अबाउट डिफरेंट जो टाइम, समर का साइक्लोन, विंटर साइक्लोन, ये जो कंडीशन बनती है ये आपके जो क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ज्यादा इफेक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, जो कि अपने सिर्फ वहां पे फायदे के लिए डिफरेंट जो नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल जो साधन है उसको डिस्टर्ब करके और वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा योगदान है। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा आप जो देख रहे हैं ओजोन लेयर में जो होल होते जा रहा है उसका रिस्पांस आने वाले समय में इतना बुरा होगा कि जो पृथ्वी पे जो उसको डायरेक्ट जो सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो अगर पड़ेगी जीवन संभव नहीं है। इसलिए आप जो देख रहे हैं सबसे ज्यादा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन, इन सब की इतनी ज्यादा गैसेस की मात्रा हो रही है कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चेंजिंग, जो समय पे रेनफॉल होना, जो समय पे विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन, उसमें भी पीरियड में आप देखते हैं कि टाइमिंग डिफरेंट आपकी फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसका मेन रीजन है कि जो हम नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल जो वहां पे उस तरीके से उसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी। और आने वाले समय में डेयर गॉड आप जो देख रहे हैं कि जैसे ज्वालामुखी का फटना और ये सब, यानी अर्थ जो टेम्परेचर उसका 21वीं सदी में नियर अबाउट आपका इस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता रहा तो 3 to 8% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ सकता है, जिससे कि जिसको कह सकते हैं कि एक विनाशकारी रूप इसका हो सकता है। इसलिए हम नेचर को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, जो कि आप देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल आपको ग्लोबल वार्मिंग का भी देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस हैं उनका भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो हम एयर कंडीशन या कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर, ये जितनी भी आर्टिफिशियल ढंग से हम उसको यूज करते हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं हानिकारक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वो आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा अफेक्ट होती है।
क्लाइमेट चेंज, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। क्लाइमेट चेंज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग refers to the rise in average surface temperature of earth। जो भी आपको बताया कि सरफेस कंडीशन में वहां पे जो अर्थ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ती जा रहा है, और उसका इफेक्ट है कि जो ग्लेशियर हिल है वहां से आप जो देख रहे हैं धीरे धीरे जो है कि वो बर्फ का चट्टान पिघलते जा रहा है, जिससे कि एक ऐसी कंडीशन की हम कह सकते हैं, ऐसी एरिया में फ्लड की कंडीशन भी आ सकती है, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, रहन सहन का स्तर डैमेज हो सकता है। एंड ओवरवेलमिंग साइंटिफिक consensus maintain that climate change is due primarily to the human use of fossil fuel। जो फ्यूल का हम यूज करते हैं, जैसे देखते हैं कि पेट्रोल वाहन जितने हैं उसके जो इंजन जो दहन प्रक्रिया होती है उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि इन्वायरमेंट में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसे जो गैसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रूप में, वो आपके ग्रीन हाउस जो आपके ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से ओजोन लेयर की जो परत है उसको दिन पर दिन डैमेज करते जा रही है, which release CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उसमें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एयर। और जो ग्रीन हाउस गैसेस है लाइक मीथेन, इनकी जो संख्या है बढ़ती जा रही है, इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जिससे कि आने वाला समय इससे ज्यादा विनाशकारी डिस इफेक्ट वहां पे इससे देखने को मिल सकता है। कॉजेस, इसके कारण क्या है? जो क्लाइमेटिक चेंजिंग जो देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा फ्यूल का जो दहन क्रिया के द्वारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। इंडिया में जब कंट्री आजाद हुई थी उस समय फॉरेस्ट रीजन नियर अबाउट 33% वहां पे। अब उस कंडीशन में देख रहे हैं कि दिन पर दिन उसकी परसेंट एग्रो फॉरेस्ट्री वहां पे कम होते जा रही है। इस तरीके से हम वहां पे डिफॉरेस्टेशन ना करें, एफॉरेस्टेशन करें, जो कि एफॉरेस्टेशन करने से वहां की जो क्लाइमेट बेटर होगी और वहां पे समय पे रेनफॉल, वर्षा, प्रेसिपिटेशन अच्छी होगी, एंड वहां पे विंटर सीजन भी टाइमली। बट इस तरीके से अगर डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। एंड नेक्स्ट आपका है राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में आप तो देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में कुछ प्लेस ऐसे जहां पे जैसे आप तो देखते हैं इससे राइस जो मोनोकल्चर के रूप में ज्यादा इसको यूज में ले रहे हैं, मोनोक्रॉप के रूप में ज्यादा ले रहे हैं, जिससे कि मीथेन गैस जो निकलती है वो आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा अफेक्ट करती है। तो राइस कल्टीवेशन को हम सिर्फ खरीफ सीजन में लिमिटेड एरिया में लें तो सबसे बेटर है। एंड नेक्स्ट लाइव स्टॉक रेंचिंग। लाइव स्टॉक यानी पशुपालन के रूप में आप देखते हैं कि जो ग्रेजिंग लैंड है जहां पे आप जो देखते हैं उसकी वहां पे धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, और उससे भी डिसइफेक्ट जो इम्पैक्ट वहां पे क्लाइमेट में उसके कारण भी होता है। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखते हैं कि डिफरेंट जितने भी इंडस्ट्रियल वहां पे यूनिट है उससे जो धुएं के रूप में निकलते हैं, तो उससे जो गैसेस होती हैं वो भी इन्वायरमेंट में ज्यादा पोल्यूट कर रही हैं, उससे भी क्लाइमेट चेंज का वहां पे कंडीशन रीजन वहां पे ज्यादा बनती है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में आप जो देखते हैं कि इन द एटमॉस्फेयर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर
एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वहां पे उसके द्वारा जो इफेक्ट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट नंबर थर्ड, आइस शीट। अभी जो आपको मैंने बताया कि ऐसे एरिया जहां पे आइस की एक शीट के रूप में वहां पे जैसे ग्लेशियर हिल्स या कुछ ऐसे कोल्ड प्लेस जहां पे आइस जो माउंटेन है, जब अर्थ का टेम्परेचर अधिक होगा, जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका एक डिसइफेक्ट ये होगा कि वहां पे आइस मेल्टिंग होना शुरू होगी, यानी वहां से जो है वो आइस पिघलना शुरू होंगे। और ऐसे कंडीशन में वहां आसपास जो एरिया है वहां के रहन सहन का जो स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो धीरे धीरे जो डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसे चीजें वहां पे हम उसके लिए हानिकारक है तो कम से कम वहां पे हम उसका उपयोग करें। एंड नेक्स्ट, ओशियन टेम्परेचर, जो इसका कॉजेस में है ओशियन, जो समुद्र के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वहां पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जिसके कारण आप देखते हैं कि साइक्लोनिक इफेक्ट होती है, जो वहां पे फ्लड की कंडीशन भी होती है, जो कि उससे हमारे एटमॉस्फेयर में नुकसान अधिक होते हैं। उसका इंपैक्ट जो सॉइल यानी अर्थ सरफेस पे बहुत बुरा होता है। एंड नेक्स्ट, the brightness of the sun continues to increase as the storage, यानी इस तरीके से जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ती जाएगी, जैसे हमने बताया कि ओजोन लेयर डैमेज होगा, तो शायद अल्ट्रावायलेट रेज आपके अर्थ सरफेस पे ज्यादा मात्रा में होगी, जो कि वहां उससे रिलेटेड ह्यूमन बीइंग या एनिमल या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रोसेस जो वहां पे नहीं कंप्लीट होंगी, यानी वहां पे सारा उस तरीके से विनाशकारी होगा जो कि रहना पृथ्वी पे अर्थ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो कॉजेस हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज होने की ये मेन कॉजेस है, कारण है, जिससे कि वहां इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो कि क्लाइमेट चेंज एक मेन इस समय एक चैलेंज होता जा रहा है, चैलेंज के रूप में बनता जा रहा है, जिसको कि हम अपने एटमॉस्फेयर में आसपास की जितनी भी हम अपने सुख सुविधा के लिए वहां पर उसका हम यूज करते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो आपका एयर पोल्यूशन, जो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका इंपैक्ट बहुत गलत होगा, जो जिसको आप दिन प्रतिदिन उसका अनुभव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें इसके लिए जो समय पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो ऐसी संस्था है जो इससे रिलेटेड उस पे जो है अवेयरनेस लाती है, उसके बारे में आपको सतर्क करती है, इंफॉर्मेशन देती है, जो वर्ल्ड लेवल पे WMO आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो संगठन है, द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IPCC, जो एक संगठन जो वहां पे इसको ऑर्गेनाइज नियर अबाउट 1988 में 1988 में ये जनरल असेंबली के दौरान हुआ था, जो 1988 में IPCC एक ऐसा अंतरशासकीय वैज्ञानिक संगठन जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी सामाजिक आर्थिक जानकारियों को इकट्ठा करके इसका विश्लेषण करता है। इसके बारे में जो मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से इसको आप सुनिएगा और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। IPCC यह एक ऐसा संगठन जो जर्नल्स, जो वहां पे शोध पत्र, जो रिसर्च पेपर्स के द्वारा जो जानकारी वहां पे उसको कलेक्ट करता है
और वो गवर्नमेंट तक यानी सरकार तक उसको जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। और इसके अनुसार ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ग्रोथ के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा इस समय देखने को मिल रही है एटमॉस्फेयर में। मींस CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, मीथेन एंड CFC गैसेस की मात्रा ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर में है तो आने वाले समय में इसका जो रीजन, जो कॉजेस है, वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा और वहां उसका इंपैक्ट बहुत, इसकी कंडीशन बहुत बुरी होगी। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो अर्थ के इन्वायरमेंट में प्रवेश करके टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। जो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का टेम्परेचर नियर अबाउट 3 to 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसके कंट्रोल मेजर्स के रूप में जो हम कंट्रोल करने के लिए ज्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि अर्थ का जो टेम्परेचर न बढ़े, जिससे कि आने वाला समय आपका प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रहे। इसके कंट्रोल के लिए हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए। एंड CFC गैसेस के जो वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। एंड फ्रिज, एयर कंडीशनर, कूलिंग मशीनों का कम प्रयोग करना चाहिए। एंड इंडस्ट्रियल यूनिट से धुओं को रोकना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, वहां पे इफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एंड जो वहां पे कोल माइंस, जैसे कोयले से बनने वाली जो बिजली है उसको वहां पे कंट्रोल करके जो विंड यानी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पे जब हम कंट्रोल करते हैं तो क्लाइमेट को वहां पे हम देखेंगे कि समय पे सारी चीजें वहां पे कंडक्ट होगी। जो फॉर्मेशन नियरबाउंड जैसे प्रेसिपिटेशन है और वहां पे विंटर सीजन में जो क्लाइमेट का, तो उस तरीके से वहां पे हम कंट्रोल के लिए अभी जो आपको हमने बताया ये सारी चीजें वहां पे कंट्रोलिंग करने से क्लाइमेट को हम बहुत हद तक अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका है क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी जो अभी आपको हमने बताया कि क्लाइमेट में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, इसके डेफिनेशन लिख लेना। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इज द डिफाइंड as variation in the mean state and other statistics of the climate on all temporal and spatial scales beyond individual weather events। जितने उसमें जो वेदर इवेंट्स हैं उसको वहां पे हम जो मेन उसका है टेम्परेचर को हम वहां पे बढ़ने ना दें। जो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके पहले जो मैं आपको कंट्रोल मेजर्स में बताए उसको आप विशेष तरीके से अगर ध्यान में देंगे तो ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल होगी और वहां पे भी क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी देखने को मिल सकती है। तो आज आपके जो टॉपिक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन एंड कॉजेस, जो उसके कारण कौन से हैं जो क्लाइमेट चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस उस पे जो है समय समय पे वहां पे ध्यान देते हैं, उसके बारे में आपको हमने आज डिस्कस किया। तो आज इतना ही। क्लाइमेट चेंज से आपका और भी है ग्लोबल वार्मिंग, और तो ये आपका कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। इससे रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे इवनिंग 5 to 7
कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।